बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सबक है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत, यानी इजाफत का खुसूसी नज़रिया। आगे हम इसकी तफसील पढ़ते हैं। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, सबक में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं या मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी और उनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है पास्चुलेट्स, मफरूज़ात, मफरूज़ा की जमा फ़र्ज़ की हुई चीज़। और दूसरा लफ्ज़ जनरलाइजेशन, अमूमियत, किसी चीज़ को आम कर देना, किसी ख़ास चीज़ को आम शक्ल में ढाल देना, अमूमियत, जनरलाइजेशन। और तीसरा लफ्ज़ है एब्सोल्यूट मोशन, मुतलक हरकत। पहले मैं बता चुका हूँ मुतलक का मतलब होता है बिल्कुल, यानी ऐसी हरकत तो तमाम मुशाहिदा कुनिंदगान जो है वो किसी भी हालत में हो उन सब के लिए वो हरकत एक जैसी हो, मुतलक हरकत। तो ऐसी हरकत का दुनिया में वजूद नहीं है। चौथा यूनिवर्सल कांस्टेंट, कायनाती मुस्तकिल, यानी ऐसी कायनात की कोई कीमत जो हर जगह पे एक जैसी हो। कायनात में किसी चीज़ की ऐसी कीमत जो हर जगह पे हर हवाले के फ्रेम में एक जैसी हो। और पांचवी है लफ्ज़ है कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। छठा समराइज्ड, मुख्तसर, इख्तसार शुदा, मुख्तसर की हुई चीज़। और सातवां डिटेक्ट, खोज लगाना, शनाख्त करना, और इसी से डिटेक्टर होता है खोजी। ऐसे आलात जो खोज लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं डिटेक्टर कहलाते हैं। और आठवां लफ्ज़ है इवेंट, वाक़या, वक़ूआ या जुज़ के मानों में भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंस, फ़र्क है खुसूसी नज़रिया इजाफत और अमूमी नज़रिया इजाफत में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अमूमी नज़रिया इजाफत, इट ट्रीट्स प्रॉब्लम, ये उन मसाइल को ज़ेर बहस लाता है या उन मसाइल को हल करता है इन्वॉल्विंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जिनमें ऐसे हवाले के फ्रेम हों एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जो कि एक दूसरे के लिहाज से इसरा रखते हों या एक दूसरे के लिहाज से उनकी वेलोसिटी या रफ्तार में इजाफा हो रहा हो या कमी हो रही हो। तो ऐसे हवाले के फ्रेम जहां होंगे उनकी हरकत एक दूसरे के लिहाज से वो अमूमी नज़रिया इजाफत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ताल्लुक़ रखेंगी। और उसके बाद है आगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत, इट ट्रीट्स प्रॉब्लम्स, ये ऐसे मसाइल को ज़ेर बहस लाता है या ऐसे मसाइल को हल करता है इन्वॉल्विंग इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, के जिनमें जमूदी हवाले के फ्रेम हो या गैर इसराई हवाले के फ्रेम हो। जमूद जिस चीज़ में होगा उसमें इसरा नहीं होगा, या तो वो जामद होगी या यकसां वेलोसिटी से हरकत में होगी। तो जमूदी और नॉन एक्सेलरेटिंग, इन दोनों के मानी एक ही हैं, दोनों में इसरा नहीं है। यानी ऐसे हवाले के फ्रेम जो एक दूसरे के लिहाज से या तो जामद हो या यकसां रफ्तार से हरकत करते हों, एक दूसरे के लिहाज से यकसां रफ्तार, यकसां वेलोसिटी, जहां यकसां वेलोसिटी होगी वहां इसरा जो है वो सिफर होगा। जिस हवाले के फ्रेम का इसरा सिफर होगा वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत से ताल्लुक़ रखेगा। तो उम्मीद है बात आप समझ रहे होंगे कि जो अमूमी नज़रिया इजाफत है उसमें जो हवाले के फ्रेम हैं उनमें इसरा होता है, उनकी वेलोसिटी में कमी बेशी होती है एक दूसरे के लिहाज से। और जो खुसूसी नज़रिया इजाफत है वहाँ ऐसे हवाले के फ्रेम जिनमें वेलोसिटी में कमी बेशी नहीं होती, यानी यकसां वेलोसिटी से जिस्म जो है वो हरकत करते हैं और उन जिस्मों का जो एक दूसरे के लिहाज से मुताला है वो खुसूसी नज़रिया इजाफत में किया जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ बेस्ड अपॉन टू पास्चुलेट्स, खुसूसी नज़रिया इजाफत की बुनियाद दो मफरूज़ात पर है। कौन कौन से? पहला है द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम, तबियात के कवानीन एक जैसे होंगे। कहाँ? इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तमाम जमूदी जो हवाले के फ्रेम हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हवाले का फ्रेम साकन है या यकसां वेलोसिटी से हरकत करता है, जितने भी हवाले के फ्रेम हैं, जिन जिन निज़ामों को हम बतौर हवाला इस्तेमाल करेंगे वो निज़ाम अगर साकन है
یا یکساں ویلاسٹی سے حرکت کرتے ہیں تو ان میں تمام طبیعت کے قوانین جو ہے وہ صحیح سلامت اور ایک جیسے ہی ان کا اطلاق ہوگا. اور دوسرا دا اسپیڈ آف لائٹ ان فری اسپیس، آزاد فضا میں جو روشنی کی رفتار ہے ہیز دا سیم ویلیو، ایک جیسی قیمت ہوگی اس کی فار آل آبزرورز، تمام مشاہدہ کنندگان کے لیے. تمام مشاہدہ کنندگان کے لیے جو روشنی کی رفتار ہے آزاد فضا میں وہ ایک جیسی ہی قیمت کی حامل ہوگی انڈیپینڈنٹ آف اسٹیٹ آف موشن، یعنی وہ جو مشاہدہ کنندگان ہیں ان کی حرکت سے بالکل آزاد ہوگی. یعنی مشاہدہ کنندگان چاہے کسی بھی قسم کی حرکت میں ہوں، چاہے وہ ساکن ہوں، چاہے وہ دائرے میں حرکت کر رہے ہوں، چاہے خط مستقیم میں، چاہے ارتعاشی حرکت کے حامل ہوں، تو ان سب کے لیے جو روشنی کی رفتار ہے دنیا میں ہر جو حوالے کا فریم ہے ہر شخص کے لیے روشنی کی رفتار جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہوگی اور ہر جگہ پہ ایک جیسی ہی ہوگی. کوئی حوالے کا فریم جو ہے وہ اس میں روشنی کی رفتار کو متاثر نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ کائناتی مستقل ہے. کائنات میں ہر جگہ روشنی کی رفتار ایک جیسی ہی تصور کی جائے گی. ریزلٹس آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، خصوصی نظریہ اضافت کے نتائج. ریزلٹس یہ تین نتائج ہیں: ٹائم ڈیلیشن، تاخیر وقت، وقت کی تاخیر، وقت کا لمبا ہو جانا، یعنی ایسی چیز جو بہت تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہے اور اس کی رفتار قریباً روشنی کی رفتار کے قریب ہوتی ہے تو اس چیز میں پڑی ہوئی گھڑی میں ٹک ٹک آہستہ ہو جاتی ہے، منٹوں سیکنڈوں اور گھنٹوں کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اسے ٹائم ڈیلیشن، تاخیر وقت کہتے ہیں. اور دوسرا نتیجہ ہے لینتھ کنٹریکشن، ایسی چیز جو بہت تیز رفتاری سے قریباً روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہو، اس میں جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کی لمبائی کو اگر ماپا جائے تو لمبائی کم ہو جاتی ہے، عام لمبائی سے لمبائی کم ہو جاتی ہے، لمبائی کا سکڑنا، تو اسے لینتھ کنٹریکشن کہتے ہیں. اور تیسرا نتیجہ ہے کہ ماس ویریشن، کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جو چیز حرکت کرتی ہے اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو تولا جائے تو اس کے تول میں اضافہ ہو جائے گا، اس کا تول بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس طرح کے یہ تین نتائج ہیں جو نظریہ اضافت کے، خصوصی نظریہ اضافت کے ہیں. ٹائم ڈیلیشن، تاخیر وقت، وقت کا مؤخر ہونا، وقت کے وقفوں کا لمبا ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جسم بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہے، فرض کریں جہاز ہے، یہ مفروضہ ہے کہ بہت تیز رفتاری، اتنی تیز رفتاری کہ روشنی کی رفتار کے قریب رفتار کے ساتھ ہوائی جہاز حرکت کرتا ہے، اس میں بیٹھا آدمی جب اپنی گھڑی پر وقت دیکھے گا تو وقت کے وقفے جو ہے وہ لمبے ہو جائیں گے. تاخیر وقت میں منٹ ہے، سیکنڈ ہے، گھنٹہ ہے، یہ لمبے ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں تاخیر وقت، وقت کا مؤخر ہونا. تو اکارڈنگ ٹو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، خصوصی نظریہ اضافت کے تحت ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ کوانٹٹی، وقت جو ہے وہ مطلق مقدار نہیں ہے، یعنی ہر حوالے کے فریم میں اس کی مقدار ایک جیسی نہیں ہوتی. It depends upon the motion of the frame of reference، اس کا انحصار حوالے کے فریم کی حرکت پر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے. Suppose an observer is stationary in an inertial frame، فرض کریں کہ ایک مشاہدہ کنندہ جمودی حوالے کے فریم میں ساکن ہے. جمودی کوئی حوالے کا فریم ہے، یعنی ایسا فریم جو یکساں رفتار کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اس میں مشاہدہ کنندہ بیٹھا ہوا ہے اور گھڑی کا وقت نوٹ کرتا ہے. He measures a time interval between two events، وہ دو وقوعوں کے درمیان وقت کی پیمائش کرتا ہے، دو وقوعوں کے درمیان وقت کے وقفے کی پیمائش کرتا ہے. ان دس فریم، اس حوالے کے فریم میں، یعنی کوئی گاڑی ہے وہ یکساں رفتار سے حرکت کر رہی ہے اور اس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اور گھڑی پر وقت نوٹ کرتا ہے، تو وقت ہوتا ہی دو وقوعوں کے درمیان کا وقفہ ہے. تو لیٹ اٹ بی ٹی ناٹ، فرض کریں کہ یہ وقت کا وقفہ جو نوٹ کیا گیا ہے وہ ٹی ناٹ ہے. دس از نون ایز پراپر ٹائم، یہ مناسب وقت کہلاتا ہے. عام وقت جو ہم اپنی گھڑی میں نوٹ کرتے ہیں
इफ द ऑब्जर्वर, लेकिन दूसरी सूरत क्या है, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ इवेंट्स, अगर जो वक़ुओं का फ्रेम है, जो वक़ुओं का निज़ाम है, उसके लिहाज से मुशाहिदा करने वाला हरकत कर रहा हो विद विलासिटी वी विलासिटी के साथ, और इफ द फ्रेम ऑफ इवेंट्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या फिर जो वक़ुओं का फ्रेम है वो मुशाहिदा कुनिंदा के लिहाज से हरकत कर रहा हो। दोनों सूरतें समझ लीजिएगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, या तो फिर मुशाहिदा करने वाला साकन हो और वक़ुओं का जो फ्रेम है वो निज़ाम जिसमें कोई वक़ुआ सरजद हो रहा है वो तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है और मुशाहिदा करने वाला साकन है, या मुशाहिदा करने वाला तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है और जो जिसमें वक़ुआ हो रहा है वो निज़ाम जो है वो साकन है, वो फ्रेम जो है वो साकन है। तो फिर क्या होगा, द टाइम मेजर्ड इज़ डिफरेंट, जो वक्त की पैमाइश होगी वो मुख्तलिफ होगी। आम हालत में वक्त की पैमाइश T0 है, और इस तरह जब जो वक़ुओं का निज़ाम है वो तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा या मुशाहिदा करने वाला वो तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा, तो वक्त जो नोट किया जाएगा वो मुख्तलिफ होगा। आइए ज़रा पिछली स्लाइड वाली बात को और ज़्यादा मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि जो हवाले का फ्रेम है वो तेज़ रफ्तारी से हरकत करता हो और मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, एक सूरत ये हमने पढ़ी है। इसकी मिसाल इस तरह से आप लीजिएगा कि जो हवाई जहाज़ है उसमें हम बैठे हुए हैं, वो बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है। हवाई जहाज़ एक हवाले का फ्रेम है और उसमें हम बैठे हुए हैं मुशाहिदा करने वाले, मुशाहिदा कुनिंदा, यानी मुशाहिदा कुनिंदा साकन है और हवाले का फ्रेम तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है। वहाँ जो घड़ी का वक्त नोट किया जाएगा वो वक्फा जो है वो लंबा हो जाएगा। या फिर दूसरी सूरत कि कोई चीज़ जो है वो साकन है और उसमें जो आदमी मुशाहिदा कुनिंदा बैठा हुआ है वो तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है। ऐसी मिसाल ले लीजिएगा कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वो एक हवाले का फ्रेम है, वो कमरा है, वो घर है, या वो कोई और ज़मीन का टुकड़ा है, वो हवाले का फ्रेम है। वहाँ से जो मुशाहिदा करने वाला है वो तेज़ रफ्तारी से हरकत करके चला जाता है, इस अंदाज से वो हरकत करता है। तो वहाँ मुशाहिदा कुनिंदा जब इतनी तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा तो वो जब घड़ी का वक्त नोट करेगा तो वो भी वक्त का वक्फा लंबा जो है वो नोट करेगा। या फिर हवाले का फ्रेम तेज़ रफ्तारी से हरकत करेगा और वो आदमी मुशाहिदा कुनिंदा वो साकन होगा। इन दोनों सूरतों में वक्त का वक्फा जो नोट किया जाएगा वो लंबा हो जाएगा। ताख़ीर वक्त तो T बराबर हो जाएगा T0, और यहाँ पे T0 आम वक्त का वक्फा है जो आम हालत में हम घड़ी के ज़रिए नोट कर लेते हैं, और T जो है वो उस ख़ास हालत में जो नोट करते हैं जब हवाले का फ्रेम तेज़ रफ्तारी से हरकत करता हो, मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, या मुशाहिदा कुनिंदा तेज़ रफ्तारी से हरकत करता हो और हवाले का फ्रेम साकन हो। तो V जो है वो उस आदमी मुशाहिदा कुनिंदा की रफ्तार है या हवाले के फ्रेम की रफ्तार है जो तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है, और C रोशनी की रफ्तार है। तो हमें पता है V C से कम होता है, यानी रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार के साथ ही कोई जिस्म हरकत कर सकता है, ज़्यादा से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एज द क्वांटिटी 1 मनफी C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर अंडर रूट 1 मनफी V की 2 बटे C की 2, इसका जज़र जो है वो क्या होगा, इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, इसकी कीमत हमेशा 1 से कम आएगी। ये क्या मतलब हुआ 1 से कम आएगी? आप देखिएगा कि 1 मनफी जो V की कीमत है वो C की कीमत से कम है, यानी ऊपर वाली रकम कम है, नीचे वाली छोटी है। V छोटी है और C बड़ी है। V की कीमत हमेशा छोटी होगी C से, तो V जो है वो छोटी कीमत है और C बड़ी है। ऊपर रकम छोटी हो, नीचे रकम बड़ी हो तो जवाब 1 से कम आता है। ये देखें ना, बराबर हो तो जवाब 1 आएगा। ऊपर वाली भी 5, नीचे वाले भी 5, तो कट के 1 आ गया। ऊपर वाली 5 है, नीचे वाली 10 है, तो इसका 1/2 आ जाएगा। ऊपर वाली 5, नीचे वाली 10, तो जवाब 1/2। 1/2 1 से कम होता है, अशारिया 5 होता है ना 1/2। तो V स्क्वायर बटे C स्क्वायर की कीमत हमेशा 1 से कम ही होगी।
तो एक में से कोई चीज मनफी की जाए, पूरा जो एक मनफी v की 2/c2 जजर है, इस पूरे का जवाब एक से कम कैसे आएगा? तो एक में से 0.5 मिसाल में हमने जो किया, एक में से एक कोई रकम निकाल दी जाए, एक में से कोई मिकदार निकाल दी जाए तो जवाब एक से कम आ जाएगा। तो इस लिहाज से एज द क्वांटिटी एक मनफी v²/c², इसका जज इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा एक से कम ही होगी, ये मिकदार एक से कम ही होगी। सो t इज ग्रेटर देन t0, इस तरह t जो है वो t0 से बड़ा होगा। मुसावात नंबर 1 में आप देखिएगा, जो नीचे वाली रकम है t0 से, जो नीचे वाली रकम है उस सारे की कीमत एक से कम आ गई, फर्ज करें 0.5 आ गई, तो फिर क्या होगा? नीचे वाली रकम जो है वो छोटी 0.5 होगी, तो t की कीमत t0 से ज्यादा आ जाएगी। फिर 0.5 को खत्म करेंगे, इशारिया तो ऊपर 10 से ज़रा दे देंगे, इस तरह आप हम कैलकुलेट करें तो t की कीमत t0 से ज्यादा आएगी हमेशा। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि जब कोई जिस्म तेज रफ्तारी से एक साथ हरकत करता है, तकरीबन उसकी रोशनी की रफ्तार से जरा कम रफ्तार के साथ, तो उसमें जो वक्त का वक्फा है वो बड़ा हो जाता है, उसकी कीमत ज्यादा आ जाती है। सो t इज ग्रेटर देन t0, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है द टाइम हैज डिलेटेड, वक्त का वक्फा लंबा हो गया है, ताखीर हो गई है वक्त में, और स्ट्रेच्ड या खिंच गया है, खिंच कर कोई चीज़ लंबी हो जाती है ना, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और वो मुशाहिदा कुनिंदा की जो अजाफी हरकत है, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इवेंट्स, और वक़ुओं में का जो हवाले का फ्रेम है, मुशाहिदा कुनिंदा या हवाले के फ्रेम की जो हरकत है, उसकी वजह से जो वक्त का वक्फा है वो लंबा हो गया है, उसमें ताखीर हो गई है। दिस एस्टॉनिशिंग रिजल्ट, ये हैरान कौन नतीजा, अप्लाइज टू ऑल टाइमिंग प्रोसेस, इसका इतलाक वक्त के तमाम अवामिल में होता है, वो अवामिल चाहे तबी हों, वो कीमियाई हों या हयातियाती हों, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अवामिल से वास्ता पड़ता है, कोई तबी होते हैं, कोई कीमियाई होते हैं, किसी का ताल्लुक हयातियात के साथ होता है, सब में ये जो ताख़ीर वक्त का अमल है वो वक़ू पज़ीर होता है, कोई ज़मानो मकान के लिहाज से कोई इसकी तखसीस नहीं है। इवन एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हत्ता के इंसानी जिस्म का जो उम्र का आमिल है, जो उम्र है, इज स्लोड, वो आहिस्ता हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड्स, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत करते हुए, कोई आदमी बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा है, हत्ता कि उसकी रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार से थोड़ी कम रह गई है, तो इस रफ्तार से हरकत करते हुए आदमी की जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी, यानी जो वक्त नोट किया जाएगा वो वक्फे लंबे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या खुसूसी नजरिया इजाफत का दूसरा नतीजा लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई का सुकड़ाव, लंबाई कम हो जाना, सुकड़ जाना। किस तरह से कि जब कोई चीज़ तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रही है, उसके लिहाज से किसी चीज़ की लंबाई मापेंगे तो वो आम लंबाई से कम हो जाएगी। किस तरह? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार, ज़मीन से सितारे का फासला, मेजर्ड बाई एन ऑब्जर्वर, कोई मुशाहिदा कुनिंदा पैमाइश करता है, इन अ मूविंग स्पेसशिप, हरकत करते हुए, चलते हुए खलाई जहाज में, चलते हुए खलाई जहाज में बैठ कर मुशाहिदा करने वाला ज़मीन से सितारे के दरमियान फासला मापता है। वुड सीम स्मॉलर, और वो फासला कम होगा, कम महसूस होगा, देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाई एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, उस फासले से जो कि मुशाहिदा कुनिंदा ज़मीन पर बैठकर सितारे के दरमियान फासला मापेगा। एक तो मुशाहिदा करने वाला पहले खलाई जहाज में बैठा है और वो ज़मीन और सितारे के दरमियान फासला मापता है, और दूसरा वही मुशाहिदा कुनिंदा फिर ज़मीन पर बैठकर उसी सितारे के दरमियान फासला मापता है। तो जो चलते हुए जहाज में बैठकर फासला मापेगा वो फासला ज़मीन पर बैठकर मापे जाने वाले फासले से कम होगा। इफ़ यू आर इन मोशन रिलेटिव टू 2 पॉइंट्स, अगर आप दो नुक्तों के लिहाज से हरकत में हो,
that are a fixed distance apart, जो कि मखसूस फासले की दूरी पर हों। वो दो नुक्ते ख़ास फासले की दूरी, मुतय्यन फासले की दूरी पर हैं। उन दोनों नुक्तों के लिहाज से कोई जिस्म जो मुशाहिदा करने वाला है वो हरकत में है, चल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपीयर्स शॉर्टर, तो दोनों नुक्तों के दरमियान फासला कम महसूस होगा देन, उस फासले से, इफ यू वर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम, उन दोनों नुक्तों के लिहाज से अगर आप हालत सकून में हैं। दो नुक्ते हैं वो मखसूस फासले की दूरी पर हैं, उनके लिहाज से आप हरकत में हैं, तो आप चलते हुए दोनों नुक्तों के दरमियान फासला मापते हैं और उसके बाद फिर आप साकन खड़े होकर दोनों नुक्तों के दरमियान फासला मापते हैं। जो फासला आप चलते हुए मापेंगे वो कम होगा उस फासले से जो फासला आप खड़े होकर मापेंगे। तो द इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कंट्रैक्शन, इस अमल को, इस असर को लंबाई का सुकड़ाव कहते हैं। ये असर लंबाई का सुकड़ाव कहलाती है। द लेंथ कंट्रैक्शन हैपन्स, लंबाई का सुकड़ाव वकू पजीर होता है, अमल में आता है। कब? ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत में ही, हरकत की समत में ही हम लंबाई का मुशाहिदा करेंगे तो वो हमें छोटी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि हरकत के अमूदन अगर हम देखेंगे तो वो जो है वो कम दिखाई देगी। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली, लंबाई का सुकड़ाव वकू पजीर होता है सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत में ही। नो सच कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड, इस तरह का सुकड़ाव हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, इस तरह के सुकड़ाव का मुशाहिदा हम नहीं कर सकते परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत के अमूदन, हरकत की समत के अमूदन साइड पे एक तरफ खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो लंबाई का मुशाहिदा नहीं कर सकते। हम लंबाई के रुख ही खड़े होकर मुशाहिदा करेंगे तो चलती हुई चीज़ में वो किसी चीज़ की लंबाई जो है वो छोटी महसूस होगी। इसे कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई का सुकड़ाव। और ये खुसूसी नजरिया इजाफत की दूसरा नतीजा है। उसी बात को तस्वीर के जरिए जाहिर किया गया है कि नीचे ज़मीन है और ऊपर सितारा है और हवाई जहाज़ में बैठा हुआ मुशाहिदा कुनिंदा दोनों के दरमियान फासला मापता है और ये फासला कम महसूस होता है। और फिर मुशाहिदा कुनिंदा ज़मीन पर बैठकर ज़मीन और सितारे के दरमियान फासला मापता है और जो कि ज़्यादा होता है, जो आम पैमाइश का तरीका है। तो ऊपर वाला फासला नीचे वाले फासले से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या खुसूसी नजरिया इजाफत के तहत कम होता है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की लंबाई, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या दो नुक्तों के दरमियान फासला, मेजर्ड बाई एन ऑब्जर्वर, कोई मुशाहिदा कुनिंदा पैमाइश करता है। कोई मुशाहिदा कुनिंदा किसी चीज़ की पैमाइश लंबाई मापता है या दो नुक्तों के दरमियान फासला मापता है। हु इज़ रिलेटिवली एट रेस्ट, और वो जो मुशाहिदा कुनिंदा है वो अजाफी तौर पर हालत सकून में है, यानी उस चीज़ के लिहाज से या उन दोनों नुक्तों के लिहाज से मुशाहिदा कुनिंदा हालत सकून में है। इस कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, वो आम लेंथ, आम लंबाई एल नॉट कहलाती है। यानी मुशाहिदा करने वाला उस चीज़ के लिहाज से जिसकी पैमाइश करनी है या उन दोनों नुक्तों के लिहाज से जिनके दरमियान फासला मापना है हालत सकून में है। तो इस तरह जो पैमाइश करता है उसे एल नॉट, और आम पैमाइश उसे कहा जाता है, एल नॉट से जाहिर किया जाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, अगर वो चीज़ और वो मुशाहिदा कुनिंदा एक दूसरे के लिहाज से हालत हरकत में हों, एक दूसरे के लिहाज से अजाफी हालत में हों, इसका मतलब ये है या तो वो चीज़ हरकत कर रही हो और मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, या मुशाहिदा कुनिंदा हरकत कर रहा हो और वो चीज़ साकन हो, v वेलोसिटी के साथ हरकत हो रही हो, देन द कंट्रैक्टेड लेंथ l इज गिवन बाई, तब सुकड़ी हुई लंबाई l जो है वो इस तरह से जाहिर की जाएगी, इस फार्मूले से, l बराबर l नॉट 1 मनफी v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, और उसका जज़र मसावत नंबर 2 है। इसमें आप देखिएगा कि l नॉट जो है वो आम लंबाई है, आम हालत में जो लंबाई मापते हैं, और l जो है वो चीज़ की और मुशाहिदा कुनिंदा दोनों के दरमियान अजाफी हरकत है, तो उसके साथ जो लंबाई है वो l है।
اور آپ جانتے ہیں وی اس چیز کی یا مشاہدہ کنندہ کی رفتار ہے اور سی روشنی کی رفتار ہے. وی کی قیمت ہمیشہ سی سے کم ہوتی ہے تو وی کی 2/سی کی 2 1 سے کم قیمت آتی ہے. تو 1 میں سے کوئی قیمت نکال دی جائے تو جواب 1 سے کم ہی آتا ہے, اس کا جذر لے لیا جائے تو اور قیمت کم ہو جاتی ہے. تو یعنی 1 - v²/c² جو جذر ہے اس سارے کی قیمت 1 سے کم ہوتی ہے. تو L برابر L0. L0 کو ہم ضرب دے رہے ہیں 1 سے کم قیمت پر, 0.5, 0.2, 0.3 یا اس سے بھی کم. یعنی L0 کو ہم اس چیز سے ضرب دے رہے ہیں جو 1 سے کم ہے. دیکھیں اگر دونوں کو 1 سے ضرب دی جائے دونوں کو 1 سے ضرب دی جائے تو L برابر L0, لمبائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی. L0 کو 1 سے کم کے ساتھ ضرب دے دی جائے تو جو L کی قیمت ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی, L0 بڑی ہو جائے گی. دیکھیں L0 بڑی ہو جائے گی, L کی قیمت جو ہے وہ چھوٹی رہ جائے گی. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ L0 کو ہم بہت تھوڑی قیمت کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں. تھوڑی قیمت کے ساتھ ضرب دیں گے تو L کی قیمت جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی اور L0 کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی. تو لہٰذا جو حالت اضافی حالت میں جو چیز ہوتی ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے, اس کی لمبائی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے. اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا خصوصی نظریہ اضافت کا تیسرا نتیجہ ماس ویریشن, تول میں تبدیلی, اس کے مقدار میں تبدیلی. کس طرح پڑھتا ہوں آپ سمجھیے گا. اکارڈنگ ٹو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, خصوصی نظریہ اضافت کے تحت ماس آف این آبجیکٹ از ویرینگ کوانٹٹی, کسی جسم کا تول متغیر مقدار ہے, بدلنے والی مقدار ہے, مطلق مقدار نہیں ہے. تول بھی بدل جاتا ہے جب جسم تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے اور اس کی جو تول کی پیمائش کی جاتی ہے. اینڈ ڈپینڈز اپان دا اسپیڈ آف این آبجیکٹ, اور اس تول کا انحصار اس جسم کی رفتار پر ہوتا ہے. این آبجیکٹ ہوز ماس وین ایٹ ریسٹ از m0, کوئی جسم ہے جب وہ حالت سکون میں ہے تو اس کا تول m0 ہے. ول ہیو این انکریزڈ ماس m, اس کا ماس, اس کا تول m ہو جائے گا بڑھ کر when observed to be moving at speed v, جب وہ v رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے تو اس وقت مشاہدہ کیا گیا ہے تو اس کا تول m ہو جائے گا. حالت سکون میں اس کا تول m0 ہوگا اور جب v رفتار سے حرکت کر رہا ہوگا اس وقت تول کی پیمائش کریں گے تو بڑھ کر m ہو جائے گا. دے آر ریلیٹڈ بائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسم تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تول جو ہے وہ عام تول سے بڑھ جاتا ہے. کتنی جادو کی بات ہے کہ عام حالت میں تو تول جو ہے وہ 0 ہے, عام حالت میں تو تول m0 ہے, کم ہے, تو لیکن جب تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہے تو تول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دے آر ریلیٹڈ بائی, یعنی حالت سکون والا اور حرکت کی حالت میں جو تول ہے ان کا باہمی تعلق اس مساوات سے ظاہر کیا گیا ہے. m برابر m0/1 -v کی 2/c کی 2 کا جذر آ گیا. تو m قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کس طرح سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو نیچے والی رقم ہے 1 -v کی 2/c کی 2 کا جذر, اس کی قیمت 1 سے کم ہے, 1 سے کم ہے. تو m0 بٹوں میں جو قیمت آئے گی وہ 1 سے کم ہے, یعنی 0.2, 0.001, 0.5 اس طرح سے قیمت آئے گی. تو اس طرح کی قیمت سے تقسیم کیا جائے کسی رقم کو تو جواب زیادہ آتا ہے. بڑی رقم سے تقسیم کیا جائے تو جواب کم, اور جب چھوٹی رقم اشاریہ میں کسی رقم کو تقسیم کیا جائے تو جواب زیادہ آ جائے گا, اور جواب ہمارے پاس m کی قیمت ہوگی. تو m کی قیمت پھر اب بڑھ جائے گی m0 کی نسبت. The increase in the mass indicates the increase in inertia, جو تول میں اضافہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ جمود میں اضافہ ہو جائے گا. When object is at high speed, جب جسم تیز رفتاری سے حرکت کرے گا, جب جسم تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہوگا تو اس کے تول میں اضافہ ظاہر کرے گا کہ اس کے جمود میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تول یعنی کوئی چیز جتنی بھاری ہے اتنا ہی اس میں جمود کی خاصیت زیادہ ہے. جمود جم جانے کی خاصیت یا یکساں رفتار سے حرکت میں رہنے کی
खसूसियत। तो तोल में इजाफा दरअसल जमूद में इजाफा होगा जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा। एज वी अप्रोचेज सी, जो ही जिस्म की रफ्तार बढ़ते बढ़ते रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाएगी, जिस्म की रफ्तार बढ़ते बढ़ते रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा? इट रिक्वायर्स द लार्जर एंड लार्जर फोर्स टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस्म ज़ाहिर है बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा है रोशनी की रफ्तार के साथ, तो उसकी रफ्तार को तब्दील करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। यानी अब जिस्म में जो मास है, जो तोल है, जो उसकी मिक़दार है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी हालत को, उसकी रफ्तार को तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। तो देखें नीचे, एज वी अप्रोचेस टू सी, हम जानते हैं कि v जो है वो c के बराबर पहुंच चुका है, c के करीब करीब पहुंच चुका है। देन v बटे c अप्रोचेस टू 1, तब v बटे c जो है वो एक कीमत आ जाएगी उसकी। जाहिर है ऊपर वाली कीमत भी वही है, नीचे वाली भी वही है, तो जवाब 1 आ जाएगा, कीमतें कट जाएंगी, जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह वो जो रकम है पीछे पड़ी थी, उसका एक हिस्सा पूरी रकम का फार्मूले का 1 मनफी v की 2 बटे c की 2 का जज़र है। तो v बटे c, v की 2 बटे c की 2 तो 1 आ गया, उसकी जगह पे हमने 1 कीमत दर्ज कर दी, तो 1 मनफी 1 का जज़र बराबर 0 आ गया। यानी फार्मूले का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जवाब 0 आया है। तो अब फार्मूला लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब मसावत जो है वो m बराबर m0 बटे 1 मनफी v की 2 बटे c की 2 का जज़र आ गया। तो अब यहाँ पे नीचे वाली रकम की कीमत जो है वो 0 आई थी, ऊपर हमने दर्ज की, यहाँ पे दर्ज कर दी, तो m बराबर हो गया m0 बटे 0, नीचे जो है वो 0 कीमत दर्ज कर दी जो मसावत में आई थी। तो किसी रकम को 0 से तकसीम करें तो जवाब इन्फिनिटी, लामहदूद आता है। जवाब इन्फिनिटी, m की कीमत इन्फिनिटी है, लामहदूद है। इसका मतलब यह है कि m की कीमत, जिस्म जब तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है तो उसका तोल, उसका भार, उसकी मिक़दार लामहदूद हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमियत उसमें आ जाती है। तो उसकी कीमत फिर आ गई है m बराबर है इन्फिनिटी, लामहदूद। It means that when a body moves with velocity of light, इसका मतलब ये है कि जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत करता है, its mass becomes infinite, तो इसका तोल लामहदूद हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हदों से बाहर निकल जाता है। It is impossible to provide such a greater force, इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुहैया करना नामुमकिन है। To accelerate the body, जिस्म की रफ्तार में इजाफा करने के लिए, उसमें इसरा पैदा करने के लिए, जिस्म की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होती है जो कि नामुमकिन है, जिसका मुहैया करना नामुमकिन है। Hence, no body can move with velocity of light, इस तरह कोई भी जिस्म जो है वो रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत नहीं कर सकता। अगर कर जाए, अगर ये मफरूज़ा जो है वो दुरुस्त साबित हो जाए, तो फिर अगर रोशनी की रफ्तार के साथ जिस्म हरकत करेगा तो उसका तोल, उसकी कमियत, उसकी मिक़दार मादा बढ़कर लामहदूद हो जाएगी। कंक्लूजन, हासिल, नतीजा। आइंस्टाइन दा खसूसी नज़रिया इजाफत आपां पढ़िया, ਉਹਦੇ नतीजे पढ़े तो ਉਹਦੇ चों आपां की खटिया, फिर दस मैं की प्यार विचों खटिया। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी डील विद एक्सट्रीमली स्मॉल स्पीड्स, हम बहुत कम रफ्तार के साथ मामला करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत कम रफ्तारों का मुशाहिदा करते हैं, एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों का हम मुशाहिदा करते हैं उनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से बहुत कम होती है। इवन द अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड, हत्ता कि ज़मीन की मदारवी रफ्तार इज़ ओनली 30 किलोमीटर पर सेकंड, सिर्फ 30 किलोमीटर फी सेकंड है। ज़मीन अपने मदार में घूमती है 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ, तो ये बहुत ही कम है रोशनी की रफ्तार से। ऑन दी अदर हैंड, बसूरत दीगर, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, रोशनी की रफ्तार आज़ाद फ़िज़ा में कितनी है? इज़
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। रोशनी की रफ्तार आज़ाद फ़िज़ा में 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, और ज़मीन जिस रफ्तार से अपने मदार में गर्दिश करती है वो 30 किलोमीटर फी सेकंड है। तो कहने का मतलब है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हरकत करती हैं उनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से बहुत ही कम होती है। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है, वाई द न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, न्यूटन के कवानीन काबिल अमल हैं इन एवरीडे सिचुएशन, रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात में। यही वजह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गर्दिशें, जो हरकतें हम मुशाहदा करते हैं उन पर न्यूटन के कवानीन जो है वो काबिल अमल होते हैं, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत कम होती है रोशनी की रफ्तार की निस्बत। हाउएवर, ताहम व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग विद एटॉमिक पार्टिकल्स, जब हम तजुर्बा कर रहे होते हैं एटमी ज़र्रात का, मूविंग विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट, जो कि रोशनी की रफ्तार के करीब करीब रफ्तार के साथ हरकत कर रही होती हैं। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुशाहिदा करते हैं, जो चीज़ रफ्तार से हरकत करती हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। ज़मीन है, सितारे हैं, सैयारे हैं, हमारे जो हाथों में उठाकर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये बड़ी बड़ी अशिया के बारे में हम बात करते हैं जहाँ न्यूटन के कवानीन जो है वो काबिल अमल होते हैं। लेकिन जब एटमी ज़र्रात की बात होती है और वो बहुत तेज़ रफ्तारी से हत्ता कि रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, द रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स आर वेरी प्रोमिनेंट, कि जो अजाफी असरात हैं वो बड़े वाज़ेह हो जाते हैं। जो आइंस्टाइन का नज़रिया इजाफत है उसके असरात जो है वो बड़े वाज़ेह और ज़ाहिर हो जाते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और जो तजुर्बाती नताइज हैं उनकी वजाहत नहीं की जा सकती विदाउट टेकिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशंस इनटू अकाउंट, आइंस्टाइन्स की मसावात को ज़ेर गौर, ज़ेर बहस लाए बगैर। यानी जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं, जैसे एटम के ज़र्रात हैं, बहुत तेज़ रफ्तारी से करीबन रोशनी की रफ्तार से हरकत करते हैं, वहाँ जो आइंस्टाइन्स का नज़रिया इजाफत है उसके असरात जो है वो फिर वाज़ेह होना शुरू होते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और उनके जो तजर्बाती नताइज हैं छोटे छोटे ज़र्रात के जो रोशनी की रफ्तार से हरकत करते हैं, वो आइंस्टाइन्स के नज़रिया इजाफत को ज़ेर बहस लाए बगैर, इसको इस्तेमाल किए बगैर उनकी वजाहत नहीं हो सकती। एनर्जी मास रिलेशन, तवानाई और मिक़दार मादा का ताल्लुक़, तवानाई और तोल का बाहमी ताल्लुक़। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत के मुताबिक मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट एंटिटीज़, मिक़दार मादा और तवानाई अलग अलग इकाइयाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बट आर इंटर कन्वर्टेबल, लेकिन बाहमी तौर पर काबिल तबादला हैं। यानी तवानाई को कमियत में या मिक़दार मादा में बदल सकते हैं और मिक़दार मादा को तवानाई में बदल सकते हैं। द टोटल एनर्जी ई एंड मास एम, कुल तवानाई और कुल मिक़दार मादा एम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म की, आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, इस मसावात से ज़ाहिर है। यानी कुल तवानाई और कुल मिक़दार मादा इस मसावात से ज़ाहिर की जा सकती है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, मसावात नंबर 1, ये आइंस्टाइन की सबसे ज़्यादा मशहूर मसावात है, और इसी मसावात की बुनियाद पर मादे को तवानाई में तब्दील करना और तवानाई को मादे में तब्दील करना मुमकिन हुआ, और एटम बम से एटम से जो तवानाई का इखराज है वो भी इसी मसावात की बदौलत मुमकिन हुआ। वेयर एम डिपेंड्स ऑन द स्पीड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ एम का ताल्लुक, एम का इन्हिसार जिस्म की रफ्तार पर है, एम किस रफ्तार के साथ जो है वो हरकत में है। एट रेस्ट, हालत सुकून में, द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एम नॉट, कि हालत सुकून में जब जिस्म का जो मिक़दार मादा है वो एम नाट है, जिस्म की मिक़दार मादा एम नाट है, और उसमें तवानाई कितनी होगी, यानी तवानाई का मुतबादल एम नाट जिस्म में तवानाई इस कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी, वो हालत सुकून में जो मादे की तवानाई है वो ई नाट से ज़ाहिर की जाएगी। यानी एम नाट जब जिस्म की मिक़दार होगी उसमें तवानाई ई नाट होगी। ई नाट बराबर एम नाट सी स्क्वायर।
एम नॉट चूंकि जिस्म हालत सुकून में था तो उसमें तवानाई अब ई नॉट हो जाएगी, तो मसावत आ जाएगी आइंस्टाइन की, ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर। मसावत नंबर 2, एज एम सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन एम नॉट सी स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं कि एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है। किस तरह? चूंकि एम नॉट तो हालत सुकून में है मिक़दार मादा, लेकिन जो एम है वो हालत हरकत में है। जब एम बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करेगा तो एम की मिक़दार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइंस्टाइन्स का नज़रिया इजाफत पीछे हमने पढ़ा, उसका नतीजा कि जब जिस्म हालत हरकत में होता है तेज़ रफ्तारी के साथ, तो उसकी मिक़दार मादा बढ़ जाती है, एम की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हत्ता कि जब रोशनी की रफ्तार से हरकत शुरू कर देता है तो मिक़दार मादा या तोल जो है वो इनफाइनाइट लामहदूद हो जाता है। तो इसलिए एम सी स्क्वायर जो है वो एम नॉट सी स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, तो इस तरह फिर जो तवानाइयों का फ़र्क है एम सी स्क्वायर मनफी एम नॉट सी स्क्वायर इज़ ड्यू टू मोशन, ये हरकत की वजह से है। तवानाइयों का फ़र्क ये जिस्म के हरकत में आने की वजह से पैदा हुआ है। एज सच इट रिप्रेजेंट्स द के ई ऑफ द मास, इस तरह ये जिस्म की जो हरकी तवानाई है उसको भी जाहिर करता है। क्योंकि हरकत की वजह से उसकी मिक़दार मादा में इजाफा हुआ और उसकी तवानाई में इजाफा हुआ, तो ये फ़र्क है ये जिस्म की हरकत की वजह से पैदा हुआ, इसलिए ये हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। हेंस के ई किसके बराबर आ गई? एम मनफी एम नॉट सी स्क्वायर, वही एम सी स्क्वायर मनफी एम नॉट सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जो है वो मुश्तरक ले लिया, तो एम मनफी एम नॉट सी स्क्वायर ये जिस्म की हरकी तवानाई के बराबर हो जाएगी। मसावत नंबर 3 है फ्रॉम इक्वेशन 1, जो पहले मसावत थी ई बराबर एम सी स्क्वायर, मसावत नंबर 1 पिछली स्लाइड में जो पढ़ी थी। द चेंज इन मास डेल्टा एम, उसके मुताबिक जो अब कमियत में मिक़दार मादा में जो तब्दीली है वो डेल्टा एम है। डेल्टा तब्दीली को जाहिर करता है, एम मनफी एम नॉट की जगह पे डेल्टा एम हमने लिख दिया, जो मिक़दार मादा में तब्दीली आई। ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, तवानाई में तब्दीली की वजह से, तवानाई में तब्दीली क्या? डेल्टा ई, तवानाई में तब्दीली डेल्टा ई, मिक़दार मादा में तब्दीली आई डेल्टा एम। इज गिवन बाई, तो मसावत के ज़रिए किस डेल्टा एम की कीमत कितना यानी मिक़दार मादा बढ़ गई, तो डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर, जैसा कि साथ ही मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, ई बराबर एम सी स्क्वायर था तो एम को अलग कर लिया, एम बराबर ई बटे सी स्क्वायर। चूँकि अब हम तब्दीली का जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि मिक़दार मादा पहले एम नॉट थी फिर एम हो गई, जब रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई तो जो तवानाई में तब्दीली हुई यानी जो इजाफा हुआ वो किसके बराबर हो गया? वो आ गया डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे डेल्टा सी। फार्मूले में चूंकि एम था एम बराबर ई बटे सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ चूंकि तब्दीली है वहाँ एम की जगह पे डेल्टा एम और ई की जगह पे डेल्टा ई आ जाएगा और मसावत आएगी डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर। बिकॉज सी स्क्वायर इज़ वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि सी स्क्वायर बहुत बड़ी मिक़दार है। रोशनी की रफ्तार है 3 ज़रा 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, और इसका भी मुरब्बा ले लें तो ताकत 16 बन जाएगी, तो ये बहुत बड़ी मिक़दार है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है द स्मॉल चेंजेस इन मास, एम में मिक़दार मादा में जो थोड़ी सी तब्दीली है रिक्वायर वेरी लार्ज चेंजेस इन एनर्जी, तवानाई में बहुत बड़ी तब्दीली की सूरत में रूनुमा होगी। इसका मतलब ये है कि देखें एम सी स्क्वायर ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और एम आपस में ज़रब खा रहे हैं। सी स्क्वायर बहुत बड़ी मिक़दार है, इसके साथ फ़र्ज़ करें कि एम 2 है 2 किलोग्राम है, 2 को ज़रब दे देंगे सी स्क्वायर के साथ तो जवाब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर 3 से ज़रब दे देंगे तो जवाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा जवाब बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि सी स्क्वायर बहुत बड़ी कीमत है, इसके साथ थोड़ी सी एम में तब्दीली आ जाएगी, कमी बेशी हो जाएगी, तो कुल जो तवानाई है उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ जाएगी। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में द एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल
توانائیوں میں جو تبدیلی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. فار میئریبل ماس، جو قابل پیمائش جو ہے کمیتیں ہیں، قابل پیمائش جو تول ہیں، ان میں توانائی کی تبدیلی بہت کم ہوتی ہے. ہم روزمرہ زندگی میں آگ جلاتے ہیں یا مختلف توانائی پیدا کرنے کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس میں جو مادہ توانائی میں بدلتا ہے وہ بہت کم تبدیلی ہوتی ہے. However، تاہم انرجی اینڈ ماس چینجز ان نیوکلیئر ریئیکشنز، جو نیوکلیائی تعاملات ہیں ایٹمی ری ایکٹر کے اندر یا ایٹم بم پھٹتے وقت، وہ جو ایم کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ توانائی کی صورت میں رونما ہوتی. ایم جو ہے وہ بہت زیادہ توانائی دیتی ہے. تو یہ عام طور پر جو ہم روزمرہ زندگی میں ہمارا مشاہدہ مختلف اجسام سے جو توانائی پیدا کرنے کے مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، وہاں بہت کم مقدار مادہ توانائی میں بدلتی ہے. پٹرول ہے، گیس ہے، توانائی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کوئلہ ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں. لیکن جو نیوکلیائی تعاملات ہیں، نیوکلیس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پھر جو آئنسٹائنز کے اس مساوات کے تحت تھوڑی سی جو کمیت ہے، تھوڑی سی جو مقدار مادہ ہے، جو تھوڑا سا قابل انشقاق پھٹ جانے والا مادہ ہے، اس میں بہت زیادہ توانائی نکلتی ہے. تو energy and mass changes in nuclear reactions are found to be exactly in accordance، ان میں جو توانائی اور مادے میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بالکل عین مطابق ہوتی ہے with the above mentioned equations، اوپر جس مساوات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی E برابر mc². جو روزمرہ زندگی میں بڑی بڑی چیزوں میں جو ہمارے قابل مشاہدہ ذرائع ہیں، ان میں جو توانائی کی تبدیلی ہے وہ بہت کم مقدار مادہ توانائی میں بدلتا ہے. لیکن جو نیوکلیائی تعاملات ہوتے ہیں، نیوکلیس کے اندر سے جو توانائی نکلتی ہے، تو بہت کم مقدار مادہ بہت زیادہ توانائی پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے.